Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. A very good morning dear cadets to all of you. मेजर कलसी परिवार प्रयागराज में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है. 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर ये वीडियो शूट हो रहा है, इसलिए नूतन वर्ष की आप सबको अग्रिम बधाइयाँ और शुभकामनाएं. इस नए वर्ष के पावन अवसर पर मैं आप सबसे ये उम्मीद या अपेक्षा ऐसी कर सकता हूँ कि आप आने वाले वर्ष में एक अपनी उज्जवल भविष्य के लिए, एक अच्छी तैयारी के लिए, एक अच्छे अगर मैं कहूँ तो मार्गदर्शक के रूप में आप सब कहीं न कहीं मेजर कलसी परिवार से जुड़ेंगे. प्रयागराज संस्थान से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम के लिए आप हमारे इस संस्था से जुड़ सकते हैं. और हमारी पूरी टीम और हमारी पूरी संस्था इस बात को लेकर के एक कर्म, अगर मैं बात करूं तो कर्म को लेकर के, इस आपके प्रयास को लेकर के इतना ही सतत प्रयासरत है कि आप समझिए कि कोविड-19 जैसी महामारी में हम सब ने आपका साथ बनाए रखा. तो आइए इस नए वर्ष की पूर्व संध्या पर एक नई शुरुआत के साथ मैं सीडीएस का जो पेपर है उसके ट्रेंड एनालिसिस, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं और किस तरीके से प्रश्नों को आसान सी भाषा में समझा जा सकता है, क्या उसके अप्रोचेस हो सकते हैं, किस तरीके से मेजर कलसी परिवार के प्रैक्टिस बुक और जो ऑब्जेक्टिव सेशंस हैं, क्वेश्चनर्स, उससे जुड़ करके आप अपने उद्देश्य की सफल पूर्ति कर सकते हैं. इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा. किस तरीके से इजीएस्ट अप्रोच के थ्रू, जस्ट लाइक एज अ साइंस की अगर मैं बात करूं तो जनरल स्टडी को आप ट्रैक कर सकते हैं. इन सारी चीज़ों को मैं आपका जीएस मेंटर अभिषेक द्विवेदी इन सारी चीज़ों को विस्तृत तरीके से बताऊंगा. तो देखते हैं. आपके सामने अगर मैं बात करूं तो जो चीज़ें रिप्रेजेंट करने में जा रहा हूं, जर्नल स्टडी प्लान है, सीडीएस एग्जाम से रिलेटेड, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. बिफोर द स्टार्टिंग वी हैव अ मोटिवेशनल लाइन. जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले हैं सिर्फ वही सिलेक्शन लेने वाले हैं. आइए इस उद्देश्य के साथ हम मूव ऑन करते हैं डियर कैडेट्स. अगर बात करी जाए तो क्या फीचर्स हैं, क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो नॉर्दर्न इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट मिलेगा. आपको डाउट काउंटर होगा, कंप्यूटर लैब होगी, हेल्थ केयर स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे और जीटीओ टास्क मिलेगा. सारी कुछ चीजें वन एंड ओनली वन कंप्लीट सोल्यूशन एट द इंस्टीट्यूट इन द प्रयागराज मेजर कलसी क्लासेस. ठीक है, अब आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर. अगर हम बात करते हैं सीडीएस एग्जामिनेशंस की, तो आपने देखा होगा कि 2019 का जो सीडीएस का पेपर था जीके से रिलेटेड, उसमें आपने एक चीज देखी होगी मेरे डियर कैडेट्स. अगर मैं बात करूं तो वो बेस्ट थिंग ये थी कि 2019 का जो पेपर था आपने देखा होगा तो उसमें जो आपका जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस था वो कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट था. बट 2020 का जो सीडीएस पेपर था उसमें आपने देखा होगा थोड़ा जो क्वेश्चंस का लेवल था वो इंक्रीज हो चुका था और एक राइट अप्रोच के साथ स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्नों को दिया गया था. कुछ ऐसे भी प्रश्नों को उसमें कहीं ना कहीं रखा गया था जिसकी एक इजीएस्ट ट्रिक और अप्रोच हो सकती थी. यूपीएससी ये नहीं चाहता कि आप किसी चीज को रट करके आंसर करें. यूपीएससी ये आपसे उम्मीद करता है कि आपने किसी भी चीज को समझा होगा, किसी फैक्ट को डीप में स्टडी किया होगा और उसी बेस्ड पे आपके ये क्वेश्चन आए के आंसर्स दे सकते थे. अब लेवल ऑफ डिफिकल्टीज की मैं बात करूं तो आप समझिए ओवरऑल नियर अबाउट अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों आप ये समझ सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटेड प्रीवियस ईयर से लेकर के अभी तक के ट्रेंड की अगर बात करूं तो 2018, 19, 20 में थोड़ा सा ट्रेंड लिटिल बिट चेंज हुआ. बिफोर दिस वन कहीं ना कहीं एंशिएंट मिडुअल का जो वेटेज था वो ज्यादा था, लेकिन करंट के ईयर्स में अगर 2020 की मैं बात करूंगा तो एंशिएंट और मिडुअल का वेटेज काफी कम हुआ और मॉडर्न का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ा है. क्लियर हो गई. अभी ये सारी चीजें मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस में वन बाय वन कल के क्लियर कर दूंगा. हिस्ट्री और पॉलिटी की अगर बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटेड जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो ट्रेंड एनालिसिस में आपको मैं यहां पे शो करा सकता हूं कि आप एक देख सकते हैं. उससे पहले कि अगर मैं ट्रेंड एनालिसिस की शुरुआत करूं प्यारे बच्चों, ये जानना जरूरी होता है कि क्या कहीं ना कहीं इनिशियल एक जो
इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। वो ये है कि फॉर एडमिशन टू द इंडियन मिलिट्री अकादमी IMA एंड INA एंड एयरफोर्स अकादमी यू हैव टू गिव द 3 पेपर। अगर बात करी जाए तो 3 पेपर्स क्या होंगे उसमें, अगर मैं इन पेपर्स की बात करूं तो उसमें इंग्लिश होगा 2 आवर्स का, और जो मार्क्स होंगे मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो वो 100। फिर इसके बाद अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं तो जनरल नॉलेज जो होगा 2 आवर्स का होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगी 2 आवर्स की, तो ये होगा। लेकिन ओटीओ में जो ओटीए है आपका एग्जाम, उसमें कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों उसमें आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नहीं मिलेगी। इट मींस ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में इंग्लिश और जनरल नॉलेज जीके ही होगा, यानी कि 2 आवर्स ईच सेक्शन हैविंग 100 मैक्स मार्क्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। जनरल स्टडी जो प्लान है हमारे पास वो हिस्ट्री से रिलेटेड क्या हो सकता है, उस इजी अप्रोच को देखते हैं। ये हमारे मेजर कलसी पब्लिकेशन की हिस्ट्री की बुक है और काफ़ी अगर मैं बात करूं तो ये एनसीईआरटी बेस्ड इस पैटर्न को डिज़ाइन एंड ड्रॉ किया गया है। एक पूरी टीम ने पूरी फ्रूटफुल तरीके से अपने एफर्ट्स को दिखाया है और काफ़ी पिछले पैटर्न से इसमें चेंजेस भी किए गए हैं। चलिए अब मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मैंने कहा ना मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पे ये जो चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रूटफुल है और इसको काफी अच्छे से आपको देखना होगा। अगर यहां पे मैं प्यारे बच्चों बात करूं तो आप चीजों को समझ पाएंगे बहुत अच्छे से या बेहतरीन तरीके से। देखिए हम पहले एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को टच अप करेंगे। 2019 की बात देखिए आप और 2020 में देखिएगा, कहीं ना कहीं आप मेरे प्यारे बच्चों 2020 फर्स्ट सेकंड में ओवरऑल देखिएगा। अगर हम इसको स्लाइड करें थोड़ा अप एंड डाउन, आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन इससे कभी भी प्रश्न नहीं आया, लेकिन टॉपिक है चालकोलिथिक कल्चर से। इस बार 2020 में अगर बात करूं तो 2 प्रश्न आए मेरे प्यारे बच्चों और पूरा गैप रहा ना। दूसरी चीज आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से 1 क्वेश्चंस ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वैदिक कल्चर से इस बार 2020 में आए, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूं तो 2018 से लेकर के 2016 तक आए, इसके बीच में सूखा पड़ गया। वैदिक कल्चर की बात करी जाए तो 1 प्रश्न और कहीं ना कहीं वेटेज इसका 1-1 रहा। सेकेंड अर्बनाइजेशन की बात करूंगा तो 1-1 क्वेश्चन। और इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं कि जो ओवरऑल टॉपिक्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री के 2020 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहे और 2019 और 20 का आप देखेंगे तो आपको काफी एक चीजें नई चेंजेस समझ में आएगा। ऊपर के पूरे 2019 में आपने देखा कि कहीं ना कहीं कोई भी प्रश्न नहीं आया, लेकिन 2020 की अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूंगा तो आप देखेंगे कि 2 प्रश्न चालकोलिथिक एज जिससे कभी नहीं आया, न्यू एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, और इंडस वैली ब्लैंक रहा लगभग 2019 और 20 के सेगमेंट। हाँ, वैदिक कल्चर को रिकॉल किया गया 2018 के बाद से, यानी कि 2020 में पूछ लिया गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको टैकलिंग यूपीएससी के पैटर्न को मेरे प्यारे बच्चों समझना होगा कि किस तरीके से प्रश्न आते। कुछ प्रश्नों को मैं देख लेता हूं हिस्ट्री में जो कि आए हैं, उनको कैसे जस्ट अप्रोच से आप ट्रिक कर सकते थे सॉल्व। आइए उनको देखता हूं मैं पहले। देखिए बड़ा अच्छा सा प्रश्न है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को समझिएगा और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 2014 में आया है 2014। आप ये देखेंगे कि जो प्रैक्टिस बुक है हमारी उसका प्रश्न ये था और जो आपके एग्जाम में आया है ये प्रश्न था। देखिएगा मेरे कुल मिलाकर के बताने का मतलब यह है कि जो हमारे यहाँ डिस्कशन प्लान है वो बेसिक प्रयास यही होता है, पहला अप्रोच कि जो क्वेश्चंस हैं उनके जो चारों ऑप्शंस हैं उनके बारे में डिटेल एनालिसिस की जाए और उसके बारे में एक एक चीज को बताया जाए। तो मैं पहले प्रश्न को आप एक अच्छे अप्रोच की तरह समझाने का प्रयास करूंगा। आप समझिएगा, जैसे हमने प्यारे बच्चों कहा पहली बुद्ध काउंसिल, दूसरी, तीसरी, चौथी बुद्धिज्म काउंसिल की मैं बात कर रहा हूं और लिस्ट सेकंड में उनके प्रेसिडेंट्स दिए हुए हैं। कभी कभी दे देता है कि किसको कोरिलेट करना है, कभी कभी हमको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मिल जाती, तो यानी कि ये उस टाइम पीरियड के इसके प्रेसिडेंट्स थे। ठीक, देखिएगा
फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट जो हुई वो किसके टाइम पीरियड में हुई, सेकंड किसके समय में हुई और थर्ड किसके समय में हुई, फोर्थ। ये हमारा जो था प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक जो ऑब्जेक्टिव आपको सीडीएस मेरे प्यारे बच्चों मिलेगी उसका प्रश्न है और यही प्रश्न आया हुआ। जब हम बच्चे को बताएंगे तो बेटा क्या बताते हैं समझिएगा। फर्स्ट बुद्धिज्म जो समिट हुई 483 बीसी में हुई। मेरे बच्चे प्यारे बच्चे कहां पर हुई, राजगृह में हुई, राजगृह में। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, महाकश्यप। और जो किंग था प्यारे बच्चों वो कौन था, अजातशत्रु। कौन था, अजातशत्रु। समझिएगा हमारे बताने के तरीके से इस प्रश्न को यूपीएससी ने दिया है और हमारे यहां जो बच्चा पढ़ा है उसने सीडीएस की क्लासेस की हैं वो कितने आसानी से इस प्रश्न को कर सकता था। मैं एक अप्रोच आपको बता रहा हूं। दूसरा सेकंड बुद्धिज्म जो समिट हुई वो कहां पे हुई, अगर उसकी बात करेंगे तो ये हुई थी भैया 383 में, 383 बीसी में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, सबाकामी। और उस समय राजा कौन था मेरे प्यारे बच्चों, अगर किंग की बात करेंगे तो किंग कौन था आपका, कालाशोक। हु वाज द किंग, कालाशोक। थर्ड बुद्धिज्म समिट की मैं बात करूंगा तो यह हुई थी 251 बीसी में और इसके जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट कौन थे, मोगलीपुत्र तिष्य। क्लियर हो गई बातें, मोगलीपुत्र तिष्य। और यही रिलीजियस टीचर थे किसके, अशोका के। तो उस समय राजा कौन था, अशोक था। समझिएगा चौथा प्रश्न आया है हमारी प्रैक्टिस बुक का, फोर्थ बुद्धिज्म समिट, फोर्थ बुद्धिज्म समिट। अब इसके उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे, वसुमित्र। और राजा कौन था प्यारे बच्चों, कनिष्क। अब आप समझिए जितने भी प्रश्न हैं, देखिए पहली वाली कहां पे हुई, फर्स्ट बुद्धिज्म समिट राजगृह में। दूसरी कहां हुई मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी हुई आपकी वैशाली में। तीसरी कहां हुई, पाटलिपुत्र में। चौथी कहां हुई, कुंडलवन कश्मीर में। अब ये बताओ आप सब, जितनी चीजें मैंने इस प्रश्न के थ्रू आपको बताई, क्या इस प्रश्न में उस प्रश्न का आंसर नहीं मिल पा रहा है, मिल जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यही मैं कहना चाहता हूं। जो हमारा प्लेटफॉर्म है और जो बच्चे हमारे जितनी भी फैकल्टीज हैं मेजरकल सी की, उनसे क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। हम लोग अपना बेस्ट देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बेटा मैं कहता हूं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हमेशा आइडियल बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। पूरा प्रयास है कि अगर कहीं थोड़ी सी कमी है तो उसको भी फेंक दिया जाए निकाल के और 100% आइडियल बनने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। और आप देखिए फोर्थ बुद्धिज्म काउंसिल वाज हेल्ड इन द कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ। अब देखिए बेटा बिंदुसार तो थे नहीं दूर दूर तक, कुणाल थे नहीं, हाँ अशोका और कनिष्का में जा सकता है, लेकिन चौथे की बात कर रहा है तो कनिष्क थे। तो चौथा वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए ये अप्रोच कैसा लगा मेरे बच्चों, आप समझिए। प्रैक्टिस जो भी बच्चे महिंद्रा में ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, जो बुक्स परचेज किए होंगे वो जानते होंगे कि ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। आप देखे होंगे अगर मैं बात करूं तो चाइनीज बुद्धिज्म टॉपिक जब आप पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन के टाइम पीरियड का टॉपिक, अगर टॉपिक की भी बात करूंगा तो मैं थोड़ा सा आपको बैक ले चलना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए टॉपिक की बात कर देता हूं आपको। देखिए सेकेंड अर्बनाइजेशन, देखिए इस टॉपिक को देखते हैं हम लोग। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहां पे ये टॉपिक है और इसी टॉपिक से 2014 में आप देखेंगे प्रश्न आया हुआ और नंबर ऑफ क्वेश्चन। मैं ये भी दिखाना चाहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि ईच एंड एवरी ईयर सेम टॉपिक से क्वेश्चंस आए, लेकिन ये जरूर है बेटा प्यारे बच्चों कि कहीं ना कहीं ऑड और इवन कैलकुलेशन आपको करना होगा कि कुछ चीजें जो काफी ईयर से स्किप हो जा रही, प्रोबेबिलिटी बन रही है कि इस साल आ सकता है। यूपीएससी के पैटर्न को कोई एनालिसिस या डिस्कस नहीं कर सकता। हाँ एक जरूर है कि उम्मीद जगा सकता है आपके मन में, यह जरूर है कि यह कह सकता है कि भाई इस आधार पे देख सकते हैं आप। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, फॉरेन इन्वेजन एट इंडिया आया ही नहीं है जबकि टॉपिक है, पढ़ना है हमको। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे हमें नीड टू नो अबाउट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड। क्लियर हो गई प्यारे बच्चों। अब आगे मैं प्रोसीड करता हूं। तो आपने क्या किया, सेकेंड अर्बनाइजेशन 600 बीसी का एक क्वेश्चन देखा और हमारी प्रैक्टिस बुक में भी वो क्वेश्चन था। ठीक है, मैं इन चीजों को इसलिए आपको बता रहा हूं कि इजीएस्ट अप्रोच, अगर प्रैक्टिस बुक जो है हमारी उसको आप अच्छे से पढ़ते हो प्यारे बच्चों तो आपका सिलेक्शन ये गारंटीड है। जितनी भी क्वेश्चंस उसमें रखे गए वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या उम्मीद की जा रही इस प्रकार के प्रश्नों को। हमने एक चीज क्या किया है, नया एक्सपेरिमेंट आपको मैं बताऊं बुक में, हमने क्या किया, जो यूपीएससी के ऑप्शंस है उनको भी प्रश्न में फ्रेमिंग कर दी है। ठीक है, चल मूव करते हैं अगले सेगमेंट की ओर मेरे प्यारे बच्चों। चल
तो यह प्रश्न हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, फ्रॉम वेयर डू वी गेट द फर्स्ट रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ अ सती कस्टम। यह प्रैक्टिस क्वेश्चन है, समझिएगा, मेरी लैंग्वेजेस को समझिएगा। इस प्रकार का प्रश्न आपको मिला, मैं बताऊंगा वेयर वी डू गेट द एविडेंसेस ऑफ सती कस्टम, और आप सबको पता है कि पहली बार वो वेयर वी गेट द एविडेंसेस ऑफ सती कस्टम फ्रॉम अ गुप्ता एम्पायर। इसके पहले सबको भूल जाइए, ये हो नहीं सकता, अशोका नहीं हो सकता, प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त चांसेस हैं, जूनागढ़ ऑफ स्कंदगुप्त है, एरन एडिक्ट ऑफ भानुगुप्ता, क्योंकि यहां पे बेटा तीनों में क्या हो गया, एक समानता आ गई कि गुप्ता एम्पायर की बात आ गई। अब यहां पे हमें ध्यान देने की बात है कि वन एंड ओनली वेयर वी गेट एरन एडिक्ट से भानुगुप्त के बारे में हमें पता चलता है। और आपको बता दें, मौर्यन एम्पायर पहले आता है, बाद में उसके गुप्ता एम्पायर आता है। मौर्यन एम्पायर में यह कहा जाता है कि जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो अच्छी थी इन कंपेयर टू द गुप्ता एम्पायर। और इसी प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्लास में यह बात बताई थी, और इसी प्रश्न को यूपीएससी ने अपने तरीके से पूछ लिया। आइए देखते हैं यूपीएससी की लैंग्वेज क्या थी। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, कभी भी कितना भी आप हार्ड वर्क कर लें, जब तक आप शब्दों के विन्यास को नहीं समझेंगे, सेंटेंसिंग अरेंजमेंट नहीं समझेंगे प्यारे बच्चों, तब तक आप यूपीएससी को क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं प्रिफर्ड करता हूं हमेशा जो बुक्स के कंटेंट है मेजरकल सी के, उसको आप देखें, उसके साथ रेफरेंस में अगर बुक रखनी है तो एनसीईआरटी को ही सॉल्व देखें आप, और किसी भी मैं बुक को मार्केट में नहीं कहूंगा। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक है, उनको जरूर, क्योंकि उन्हीं को आइडियल मान करके जो हमारे कंटेंट्स रखे गए हैं वो कहीं ना कहीं अप टू द मार्क आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आया हुआ है इसी प्रश्न पे बेस्ड। यहां पे बहुत आसान सी भाषा में आप गेस कर सकते थे कि अशोका तो होगा नहीं, इन्हीं तीनों में होगा, और वो कौन होगा, एरन एडिक्ट ऑफ भानुगुप्ता के समय में हमें सती कस्टम के एविडेंसेस मिलते हैं। अब इसी प्रश्न को यूपीएससी ने अपनी भाषा में मेरे प्यारे बच्चों कैसे पूछा है, आइए देखते हैं। सीडीएस 2017 का पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, सीडीएस 2017 का, ध्यान से देखना इस प्रश्न को, और इसके बारे में जितनी भी गुड थिंग्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, अब समझिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुप्ता पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इज नॉट करेक्ट। यही प्रश्न डिक्टो जो अभी आपने प्रैक्टिस में देखा था, उसी को कहीं ना कहीं एक आधार मान करके यूपीएससी ने क्वेश्चन दे दिया 2017 में। क्या था प्रश्न, Sanskrit language and literature after the centuries of evolution reached with what has been described as a level of a classical excellence through the royal patronage। अब नॉट करेक्ट की बात कर रहा है बेटा, हमेशा ध्यान देना, नॉट करेक्ट वाले जब भी स्टेटमेंट हो तो नॉट में जरूर अंडरलाइन कर लो, क्लियर उससे। और यूपीएससी का एक ट्रेंड बन चुका है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट, चार ऑप्शंस दे देगा, चारों में नॉट ट्रू। ये बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि यानी कि चारों ऑप्शंस आपको अच्छे से पता हो। ये कहां पे बताया जाएगा, सिर्फ हमारे साथ, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। जो भी बच्चे ऑफलाइन मेरे से पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे इस चीजों को, इस प्रकार की चीजों को कैसे टैकल करना है। देखते हैं। अब यार ये बताओ, संस्कृत की बात कर रहा है ना, तो पहली बात तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 9 जो कोर्ट पोर्ट की शुरुआत हुई थी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से हुई थी, और गुप्ता डायनेस्टी का रूलर था यार वो। तो पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिना सोचे समझे मार दीजिए। The status of women was redemnified. They were entitled to the formal education and hence they are very women teachers, philosopher। ऐसा कहाँ मिला है भाई, आप बताएं किसी एविडेंसेस में गुप्ता में फिलोसफर हुई या स्कॉलर्स हुई वुमेन्स? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि ये तो नहीं होगा। आइए आगे। Decentralization of administrative authority was impacted, increased grant of land and villages with physical and administrative amenities to priests and temple। बिल्कुल टेम्पल की बात हो गई तो आप समझिए गुप्ता डायनेस्टी की अगर बात कर दिया है ऊपर, तो टेम्पल्स बिल्कुल वी गॉट द फर्स्ट टाइम एविडेंसेस फ्रॉम द गुप्ता एम्पायर, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। ठीक है, आगे चलते हैं। लैंड ग्रांट पेव्ड द वे फॉर फ्यूडल डेवलपमेंट। बिल्कुल को बात जो बोला, देखो पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना होता बेटा। स्मार्ट स्ट्रेटजी ये कहती है कि शब्द को पकड़ ले आप, और उसके बाद क्या लिखा है, नॉट तो नहीं है, बस इसके बाद सब कुछ सही। फेडरल, आपको बता दें मेन रीजन था डिक्लाइन होने का गुप्ता एम्पायर का फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मतलब सामंतवादी प्रथा जो थी, वही उसके डिक्लाइन का कारण बनी।
ठीक है। तो यानी कि जो इसमें ऑप्शंस, जो एनालिसिस, जो समरी निकल करके मेरे माइंड से निकल करके आती है कि शब्दों को भी पकड़ना आप सीखें। फेडुअल शब्द आपने पकड़ लिया तो आप कहे सर फेडुअल की तो शुरुआत ही हुई थी गुप्ता एम्पायर से, बिल्कुल ये सही होना चाहिए। फिर इसके बाद संस्कृत लिटरेचर की बात कर रहा, बिल्कुल यहीं से कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब सारे ऋतु संहारम, इन सब ग्रंथों के बारे में हमें पता चलता था। ही वाज द कोर्ट मैन ऑफ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो आप कह सकते हैं कि वाज द कंटेम्परेरी, तो संस्कृत के ही तो विद्वान थे और कालिदास को संस्कृत का विलियम शेक्सपियर कहा जाता था। क्लियर हो गई बातें। तो यहां से कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको आप गेस न कर पाए। गेस यानी कि कर गए आप, तो यहां पे जो आपकी राइट अप्रोच है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट है। और मैंने कहा ना कि मैं पूरे प्रश्न को भी नहीं पढ़ता हूं, ऑप्शंस को भी मैं शब्दों को पकड़ता हूं। आपको भी इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे शब्दों को पकड़ना है, वाक्य विन्यास को पकड़ना है, सेंटेंसिंग अरेंजमेंट को कैच करना है और विद इन अ सेकेंड आंसर करेंगे आप। क्लियर हो गई बातें। चल हमने कैसे पकड़ा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं दिया है कि 1 2 सही होंगे या 2 3 या 2 4, कह रहा है विच इज नॉट करेक्ट, ओनली वन सेंटेंस विल बी नॉट करेक्ट। तो हमने क्या किया, पहला ही सेंटेंस पकड़ लिया कि यार वुमेन्स के बारे में बात कर रहा है। अगर वुमेन्स के बारे में बात कर रहा है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया है ना कि सती कस्टम था यार, सती कस्टम के एविडेंसेस मिलते हैं भानुगुप्त के, तो कहां व्यवस्था सही थी। अगर वुमेन्स सती कस्टम को यूज कर रही है, प्रैक्टिस कर रही हैं, तो भाई ये खराब चीज है ना, एक महिला के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो स्थिति कहां सही हुई, तो आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी ने जो हमारा पैटर्न था उसको बिल्कुल फॉलो किया। चल अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि किस टॉपिक से आया, तो गुप्ता एम्पायर की मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, और थोड़ा सा आपको मैं बैक ले जाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि गुप्ता एम्पायर की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए गुप्ता एम्पायर जो 9th सीरियल नंबर आपके सामने है, 9th सीरियल नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें गुप्ता एम्पायर है और गुप्ता एम्पायर का ये प्रश्न आया था, आप समझ सकते हैं 2017 में। और इसके पहले तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा था, 2016 और 15 के दौरान की बात करूं तो अभी वर्तमान में कम है मेरे प्यारे बच्चे। तो कोई सी भी चीज को कम या ज्यादा आंक करके हमें नहीं पढ़ना, सबको हमें इक्वल वेटेज के साथ पढ़ना। कहीं से भी कुछ आए वी हैव टू क्रैक इट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, चल मूव करते हैं। मैंने बताया ना आपको अभी ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूं मैं प्यारे बच्चों कि आपने देखा सुना नहीं होगा। इट जस्ट अप्रोच, किस तरीके से यूपीएससी कैच ऑफ करता है सेंटेंसिंग को लेकर के। जैसे वहां पे स्कॉलर दे दिया, वुमेन्स लिटरेचर दे दिया, तो आप समझ गए कि लिटरेचर के लिए तभी तो गोल्डन टाइम पीरियड गुप्ता एम्पायर को बोला जाता है। यार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा ना, तुरंत क्रैक करोगे एग्जाम। आइए आगे देखते हैं। अब देखो किस तरीके से प्रश्न को, हमारे यहां प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या था, विच वर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स डिस्क्राइब्ड बाय ह्वेनसांग इज आर ट्रू। क्लियर। अब आगे फर्दर बात करता हूं। देयर वाज नो कस्टम ऑफ विडो मैरिज, there was a no custom of widow marriage, there was a probably a parda custom in the higher caste, there was evidences of a sati custom, sati pratha, there was a no permission for intercaste marriage। अब आप समझिए कि 1 3 and 4, अब समझिए there was probably a parda custom in higher caste, ऐसा कहां लिखा मिलता है, कहीं नहीं। तो यार आपने क्या किया मेरे बेटे प्यारे बच्चों, पूरा सेंटेंस पढ़ लो आप, और कहीं एक चीज ऐसी लिख देगा ना यूपीएससी कि आप समझ नहीं पाएंगे और तुरंत आप गलत करके चले आएंगे। समझ गए। यहां पे सिर्फ, और इसके बाद सब सही है यार, उसी में हायर कास्ट की बात कर रहा हूं तो उसमें कहां था, सबकी बात करूं तो 1 देखो 1 3 and 4 सी विल बी द राइट ऑप्शन। 1 3 and 4 कोई दिक्कत है, यहां कुछ नहीं करना था, बताओ तुरंत विद इन अ सेकेंड। और बेटा मैं कह रहा हूं, इस बात की गारंटी देता हूं, आप प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चंस करिए, फिर इसके बाद मैं कहता हूं कि आप क्लास अटेंड करिए, अगर आपका कोई भी डाउट रह जाए तब आप बात करिए। ठीक, अब मूव करते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैंने ये बनाया नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन था और इसी बेस पे प्रश्न आ गया है। आप देख सकते हैं मेजर कलसी के अगर ऑफलाइन स्टूडेंट हैं आप, तो आप सबको तो बेहतरीन पता होगा। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब एंशिएंट हिस्ट्री आपने देख ली मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, मिडिवल हिस्ट्री का ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे। देखिए कुछ टॉपिक तो रिलेवेंट हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अदर टॉपिक्स पे इफेक्ट डालते हैं,
जैसे कि अगर हमको मैं बात करता हूं मुगल एम्पायर के बारे में नहीं पता होगा तो आगे नवाब ऑफ बंगाल ये सब चीजें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। मैं मानता हूं इन सब चीजों को, हमें थोड़ा कहीं ना कहीं किसी टॉपिक के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता है उस टॉपिक से प्रश्न ना आए, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आगे के टॉपिक्स इजी अप्रोचेबल हैं, अप्रोच कर सकते हैं आप। देखते हैं पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चर से जो प्रश्न आए 2020 में एक भी नहीं आया, 2019 में आया और 2017 में तो भैया 5 प्रश्न आ गए थे, बल्ले बल्ले। ठीक है, अब बात करते हैं आगे मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया। दिल्ली सल्तनत से इस बार मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रश्न आए। अब ऑटोनॉमस प्रोविंशियल किंगडम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 14th एंड 15th सेंचुरी, इसकी बात करता हूं। फिर इसके बाद सेंट्रल कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सल्तनत पीरियड, मुगल एम्पायर, ये सब है। तो आप देख सकते हैं 2020 में जो मिडवल हिस्ट्री है 4 क्वेश्चंस आए, 4 क्वेश्चंस आए और इस प्रकार के प्रश्न आए, तो आप देख सकते हैं। अब ओवरऑल इसके पीछे आप जाएंगे तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके भर भर के क्वेश्चंस आते थे लेकिन नहीं आए। 2018 में आप देखेंगे कल्चरल डेवलपमेंट इन दिल्ली सल्तनत, यानी कि आर्ट एंड कल्चर से 6 प्रश्न आए थे यार, जबरदस्त, और ज्यादा गैप नहीं। यानी कि आप देख रहे हैं 2019 और 20 का जो पेपर है यार, चाहे कोविड की वजह से चेंज हो गया होगा, चाहे जो भी रीजंस रहा हो आयोग को लगाओ, बिल्कुल बहुत जबरदस्त चेंजेस हैं। ठीक है, तो आपको बेटा टाइम लिमिट के साथ साथ तैयारी करनी है और हर टॉपिक को इक्वल वेटेज भी देना है। एक चीज सीखने की जरूरत है, आप देख सकते हैं 2019 और 20 का पैटर्न आप देख रहे हैं, कहीं से मैच नहीं कर रहा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, वहां पे एक एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का था। दिल्ली सल्तनत, आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो कंटिन्यूअसली रिपीट नहीं होता, हो सकता है कि 1 ईयर का गैप हो जाए। आर्ट एंड कल्चर का मतलब दिल्ली सल्तनत, बेसिकली मुगल एम्पायर, इनसे प्रश्न आते ही हैं। नहीं आए तो दूसरे अदर टॉपिक को नियरिंग यूपीएससी आयोग क्या करता है, सेम टॉपिक के क्वेश्चन काफी कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, तो हो सकता है उस टॉपिक को स्किप करके कोई नए टॉपिक से ज्यादा प्रश्न क्वेश्चन आयर कर दे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे 2018 में 6 प्रश्न आए और आप देख रहे हैं 2020 में एक और नहीं आया और 2019 में 3 आया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, अब मिडवल हिस्ट्री पे बेस्ड हम प्रश्नों को देखते हैं, किस तरीके से आयोग प्रश्न पूछता है और हमारी प्रैक्टिस बुक में क्या प्रश्न है, देखते हैं। आइए, ये बेटा इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए, ट्रेंड एनालिसिस बहुत ही जबरदस्त। आइए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेटा ये, और हम आपको बताएं कुछ नहीं करना था, सिर्फ कुछ चीजों को पकड़ना है। देखिएगा, मैच विद द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। एक्चुअल में ये कुछ सिस्टम्स दिए गए हैं दिल्ली सल्तनत के मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न किसका है, ये दिल्ली सल्तनत का है। ट्रेंड एनालिसिस में आपने देख लिया कि दिल्ली सल्तनत का आर्ट एंड कल्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2020 में एक भी प्रश्न नहीं आया। इसके पीछे 6 प्रश्न आए हैं, 3 प्रश्न आए हैं, तो समझते हैं कि रिलेवेंसी क्या है और क्यों आता है प्रश्न, समझिएगा। देखिए, इकता जो है IKTA, इकता का शाब्दिक अर्थ है, जो मतलब है वो मतलब ये है डिवाइडेशन ऑफ स्टेट अमंग द पीपल ऑफ स्टेट। पैसे के बदले, मतलब अगर हमने आपको जमीन या लैंड दे दी है अपने राज्य में तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझिए, तो आप समझिएगा। इतना अगर बेटा आपको पता है तुरंत कैचअप करेंगे। देखिए, इकता, व्हाट द मीन्स ऑफ इकता, लैंड गिवन इन द लियो ऑफ सैलरी ऑफ ऑफिशियल्स। इससे बेस्ट सूटेड आंसर क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही है, लैंड गिवन इन द लियो ऑफ सैलरी ऑफ ऑफिशियल। सैलरी के बदले जो लैंड दे दी गई उसे इकता कहा जाता था, और दिल्ली सल्तनत में पहला व्यक्ति विशेष जिसने इकता को इंट्रोड्यूस किया वो कौन था, इल्तुतमिश। और नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में इसे नंबर 1 पे दे देना चाहिए, क्योंकि इसी ने सर्वप्रथम टंका और जीतल चलवाए थे। टंका का जो सिक्का चलवाया था, टंका मेरे प्यारे बच्चे वो किसने चलवाया था, इल्तुतमिश ने। टंका इज मेडेड ऑफ सिल्वर, चांदी का बना, तो जीतल इज मेडेड ऑफ कॉपर। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसी 6 जीतल क्वाइंस को मेल्ट करवा करके संसगानी सिक्का बनवाया था। हम जो प्रश्नों को बताते हैं बच्चों को टैकल करने का तरीका, हमारे यहां एक रीजन है मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन, उसका सबसे बड़ा ये है। देखिए, मैं आपसे फिर अभी अगेन यही रिपीट करूंगा, पूरा प्रयास इंडिविजुअली, मैं पर्सनली अपनी भी बात करूंगा, इवन इफ जिसके दिशा निर्देशन में ये कोचिंग चल रही है और फल फूल रही है 13 सालों से, सौरभ सर, वो भी यंग एज, हम भी लोग भी यंग एज, वो जितना काम डायरेक्ट करते हैं वो बिल्कुल होता है। और एनर्जेटिक माइंड है, आप देखते होंगे कि उनके मोटिवेशन से आपके बदन में आग लग जाती है।
तो कहीं ना कहीं सारी क्रेडिट उन्हीं को जाती है और उन्होंने जितने भी यंगस्टर्स हैं फैकल्टीज उन सबको मौका दिया है कि आप अपना बेस्ट दीजिए और अपने इस प्लेटफॉर्म पे अपने बेस्ट दीजिए और अपने साथ बच्चों को कनेक्ट करिए। यही उनका सजेशन है इनिशियल। वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसी दुनिया की ट्रिक अगर हमसे बच रही हो जिससे बच्चा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है उसको थ्रू उसको कनेक्ट करिए। क्लियर हो गई बातें बेटा? अब आगे मैं बात करता हूं। तो इकता वाला पहला तो सही हो गया। तो बेटा यहां पे हमको प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये दिया था तो हमारा तो यार एक काम बन गया कि हम कॉन्फिडेंट हैं सर लैंड गिवन इन द लियो ऑफ सैलरी ऑफ ऑफिशियल्स। तो एक ही ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चे, ए बी सी डी। कभी कभी क्या होता है आयोग क्या करता है पहला ही ऑप्शन सही कर देता है और हम बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं कि नहीं यार दाएं बाएं। तो हो सकता है कि जो ऑप्शंस हैं उसी के सीक्वेंस में सेट हो। इकता ये हो गया। खालसा क्या है? द किंग एंड हिज पैलेस एक्सपेंसेस वाज मीटेड फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू। ठीक है। इनाम लैंड गिवन टू द आर्टिस्ट। मदद एडमास लैंड प्रोवाइडेड टू सम रिलीजियस पर्सन फॉर द इंस्टीट्यूशन। मतलब मदद के लिए किसी संस्थान के लिए जो जमीन दी जाती थी राजा के द्वारा उसे कहा जाता था मदद एडमास। खालसा क्या थी? जो राज्य के अधीन राजा के अधीन जमीन थी उसे कहते थे खालसा। जो नॉन खालसा लैंड थी वो कौन सी थी? रिलीजियस टीचर्स को जो जमीन दे दी जाती थी उसे कहा जाता था नान खालसा लैंड, या कुछ किसानों को उनकी खेती करने का मौका दिया या खेत दे दिया जाता था उसे भी नान खालसा कहा जाता था। खालसा का मतलब फुल कंट्रोल ओवर द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है बेटा? तो ये बताओ पहला सही हो गया। अब इसी प्रश्न को घुमा करके दूसरे तरीके से पूछा आयोग ने, सेम डिक्टो हमारे प्रश्न को। बेटा इसमें हमने सारी चीजें बता दी। ठीक है। अब आइए देखते हैं जो आपके सीडीएस में यूपीएससी ने क्वेश्चन लाया था वो क्या था मेरे प्यारे बच्चे, वो देख लेते हैं। देखो, इकता इन मिडवल इंडिया मीन्स। सीडीएस 2016 में आया है। इससे आसान प्रश्न होगा क्या मेरे प्यारे बच्चे? बिल्कुल नहीं होगा यार। लैंग्वेज पकड़ ले भाई तू। इकता इन मिडवल इंडिया एंड लैंड असाइन टू द रिलीजियस पर्सनल टू द स्पिरिचुअल पर्सन। अरे यार बिल्कुल गलत है, ऐसा कहां बताया गया? लैंड रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट टेरिटोरियल यूनिट्स असाइन टू द आर्मी ऑफिसर्स। चैरिटी फॉर एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, बिल्कुल नहीं। द राइट ऑफ द जमींदार। लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द डिफरेंट टेरिटोरियल यूनिट्स असाइन टू द आर्मी ऑफिसर्स। ये कह सकते हो बी विल बी द राइट ऑप्शन बिकॉज ऑफ हमारे राज्य में जो लोग काम कर रहे हैं बेसिकली दे विल बी द आर्मी ऑफिसर्स। और कहीं ना कहीं जो हमारे काम कर रहे हैं यहां उनको सैलरी की नीडेड होगी क्योंकि हमारे यहां किसी न किसी तरीके से वो इंटरकनेक्टेड है। सबको तो सैलरी राजा दे नहीं सकता, यानी कि वो आर्मी पर्सनल्स हो गए। रिलीजियस टीचर्स नहीं होंगे बेटा। रिलीजियस टीचर्स के लिए जो खालसा लैंड हुआ करती थी, यानी कि इकता का मतलब लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द डिफरेंट टेरिटोरियल यूनिट्स असाइन टू द आर्मी ऑफिसर्स। क्लियर हो गई बात? यानी कि ये हो गया और बहुत आसान सा प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चे, बहुत आसान सा। दूसरा प्रश्न देखते हैं जो कि 2015 में आया। आप देखिए कुछ ना कुछ। रेहला वाज रिटन इन द विच लैंग्वेज। बच्चे आपको बता दूं ये दिल्ली सल्तनत का, और मैं बता देता हूं इस प्रश्न को कैसे, हाउ टू टैकल इट। आप समझिएगा, अगर हमने क्लास में बताया कि देखो हमारे यहां एस, अगर मैं बात करूं SKTSL, ये तो ट्रिक है याद करने की प्यारे बच्चे कि 5 डायनेस्टीज। पहली स्लेव डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत पर रूल की, दूसरी खिलजी, तीसरी तुगलक, चौथी सैयद और 5वीं लोधी। बेटा याद हो गया, ये ट्रिक है। अब बात करता हूं कि इनके फाउंडर्स कौन थे मेरे प्यारे बच्चे। फाउंडर्स की मैं बात करूंगा तो QJG, और यहां पे हिंदी में घर लिख लीजिए, QJG घर कब आओ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी डायनेस्टी का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद का खिज्र खां और लोधी का बहलोल लोधी। कोई डाउट, कोई दिक्कत ही नहीं। क्लास ज्वाइन करने का यही इनिशियल फायदा है ऑफलाइन कि आप अपनी बातों को मेरे से डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने बताया ना प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चंस को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। और अब यहीं पे जो तुगलक डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी में ही 3 लोग आए। तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1320 से 1414, और इसमें जो पहला फाउंडर आया वो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक।
और फिरोज शाह तुगलक के ही समय में कौन आया था मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में कौन आया था मेरे प्यारे बच्चे? इब्न बतूता। इब्न बतूता ने रहला या सफरनामा लिखा था, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक की गुप्तचर व्यवस्था और डाक व्यवस्था के बारे में बताया था। और ये साउथ इंडिया भी गए थे विजयनगर साम्राज्य में हरिहर प्रथम के समय में। क्लियर हो गई बातें? तो अब आसान सी बात है यार, कुछ नहीं था, अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई 14th सेंचुरी, टिक मार दे यार। 13th में तो आया नहीं, कब आया? 1333 यार, तो ये 14th सेंचुरी हुई। बताओ, इससे आसान कोई बच्चा मेरे प्रश्न हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। चल आगे मूव करते हैं। आप समझ रहे होंगे सारी चीजों को। और एक चीज याद रखिएगा जिंदगी में मेरे प्यारे बच्चे, अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो हमें मेजर कलसी के साथ रहना है। एक टैग लाइन आज से याद करिए, जिंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है, डिफेंस में आगे बढ़ना है, तो हमें मेजर कलसी के साथ रहना है। ठीक है, आइए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स अकॉर्डिंग टू द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हु विजिटेड इंडिया। ये बताओ मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे कोई दिक्कत है आपको? मैं जो ट्रिक बता रहा हूं आपको पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। देखो, आईएनए नाम का कोई जहाज है, आईएनए डीबी दमन बीच पे, आईएनए नाम का कोई जहाज दमन बीच, बीच मतलब समझ रहे हो ना, गोवा जैसे गए होगे, आईएनए डीबी एनसी। आईएनए जो जहाज है वो दमन के बीच पर नॉर्मल कैंडिडेट्स के साथ पहुंचा, मतलब उसमें अमीर लोग नहीं थे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये हो गया इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। ये कौन हो गया? निकोलो डी कोंटी। ये कौन हो गया बेटा? अब्दुल रज्जाक। ये कौन हो गया? डोमिनिगो पायस। ये कौन हो गया? बारबोसा। ये कौन हो गया? नूनिस। ये कौन हो गया? सीजर फेडरिक। यार ये बताओ, अब ये प्रश्न रिपीटेड है ईच एंड एवरी ईयर, सीडीएस सीपीएफ में, इवन इफ एनडीए में भी आया हुआ प्रश्न है। क्या कितना आसान है? आईएनए डीबी एनसी, इब्न बतूता, निकोलो डी कोंटी, अब्दुल रज्जाक, डोमिनिगो पायस, बारबोसा, ना नूनिस, सीजर फेडरिक। अब ये समझिएगा किसके टाइम पीरियड में आया, मैं ये भी बता देता हूं आपको। यहां पे बेटा हरिहर प्रथम, यहां पे देवराय प्रथम, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय, डोमिनिगो पायस बारबोसा कृष्णदेवराय के समय में आए। ठीक है, और नूनिस किसके समय में आए? अच्युत राय के समय में आए ना, और सीजर फेडरिक जस्ट आफ्टर बैटल ऑफ टालीकोटा आए थे। बताओ प्यारे बच्चे, कहीं कोई दिक्कत? अब यहां से मैच करा ले मेरे भाई। निकोलो डी कोंटी, पहला ऑप्शन कह रहा है कि सेट करना है क्रोनोलॉजिकल। इब्न बतूता पहला पकड़ ले भाई, इब्न बतूता पकड़ लिया मैंने पहला। इब्न बतूता के बाद निकोलो डी कोंटी, थर्ड वन कहां पे है? चलो दो में है, बी और सी में, और देख लेते हैं। थर्ड वन, इसके बाद कौन आया? अब्दुल रज्जाक, थर्ड वन, और इसके बाद अब्दुल रज्जाक 2, 3-1-2, और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में बारबोसा 3-1-2 एंड 4। बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है यार इस परिवार के साथ। मैंने कहा ना, एक टैगलाइन याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेजर कलसी के साथ रहना है। बस इसी ध्येय के साथ आप ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी मोड में जुड़िए। ठीक है, ओवर द ईयर्स 8 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये कॉन्फिडेंसली कह सकता हूं, जो भी कमियां हैं मुझ में भी इंक्लूडिंग और मेरे प्रीमाइसेस में, उसको 100% 2021 का ये शपथ है मेरा कि उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और आपको सिलेक्शन लेकर के दिखाएंगे। ये मेरा एश्योरेंस है आपके साथ। जो भी बच्चे ऑफलाइन हैं, मैं ये जान लीजिए कि जिस तरीके से यहाँ पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन मोड में, उसी तरीके से ऑफलाइन मोड में फुल एनर्जी के साथ आप ये समझ लें कि किसी भी प्रकार का 24/7 आप कभी भी कोई भी क्वेश्चंस आंसर्स आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बाय व्हाट्सएप थ्रू, बाय टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे भी आपका दिल करे, बाय मेल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो ये बताओ यार, कहीं कोई दिक्कत है क्या? अब इस तरीके के प्रश्न को किसी तरीके से घुमा दे यूपीएससी कि यार भाई आने का सीक्वेंस बता दे, तो बता नहीं लेगा क्या? बता लेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। इब्न बतूता, निकोलो डी कोंटी, अब्दुल रज्जाक, डोमिनिगो पायस, बारबोसा, नूनिज और सीजर फेडरिक। ठीक है, क्लियर है बातें? चल,
तो हमने बताया ना कि हमारे यहां प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्या लेवल स्टैंडर्ड है, और यार पकड़ते हैं इस बात को और चलते हैं, मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो ये तुम्हारे सीडीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अगर नहीं फंसा देना तो बेटा बताना। द तुंगभद्रा रिवर प्रोवाइडेड सस्टेन्स टू द विच एम्पायर। यार पूरा जब विजयनगर एम्पायर पढ़ोगे तो आपको पता नहीं होगा क्या, तुंगभद्रा के रायचूर दोआब के लिए लड़ गए थे विजयनगर और बहमनी, और यही इनके विनाश का कारण भी बना था 1565 में, सॉरी 1565 में 1565, और इसी को कहा जाता है तालीकोटा का युद्ध या कस्र का युद्ध। ठीक है, यानी कि तुंगभद्रा रिवर प्रोवाइडेड सस्टेन टू विच एम्पायर, विजयनगर एम्पायर। इससे आसान प्रश्न बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा भाई। आगे चलते हैं। विच एम्पायर डिड निकोलो डी कोंटी, अब्दुल रज्जाक, निकितन एंड फर्नांडो विजिट विजयनगर एम्पायर। मेरे भाई यहां कोई दिक्कत है क्या? पिछले वाले प्रश्न का सिर्फ प्रैक्टिस का पूरा आंसर मैंने निचोड़ दे दिया आपको। चलिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अब बात करता हूं एंशिएंट मिडल के बाद मैं मॉडर्न की बात करता हूं। ऑब्वियस सी बात है मॉडर्न आपको बड़ा मजा आएगा, और मॉडर्न नो डाउट इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वी हैव टू क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है आपके लिए। अब वो प्लेटफॉर्म क्या है मेरे प्यारे बच्चे? यहां पे ट्रेंड एनालिसिस इनका देख लीजिए आप, और खटाखट ट्रेंड एनालिसिस का स्नैपशॉट जरूर ले लेंगे आप। क्यों? क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना मेरे भाई 2020 में काफी चेंजेस हैं प्रीवियस ईयर के कंपेयर में। आप देखिए पूरा साफ हो गया है। अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया 2017 2014-17 तक एकदम खाली है, गैप। फिर 2018 में आया दोस्त, 2020 में आया ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब ऑफ बंगाल 2020 में आया, इसके बाद बीच में एकदम बिल्कुल खाली है मेरे दोस्त, फिर 2014 में आया। अब आप समझिए कि भाई इस पूरे टॉपिक को देख लें। 2020 में अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो प्रश्न 1 2 3 और कहीं ना कहीं 4, आगे भी स्लाइड से मैं दिखा देता हूं आपको। तो आप ये देख लेंगे कि एक एवरेज आप लेंगे तो हर टॉपिक को कहीं ना कहीं यूपीएससी ने मॉडर्न हिस्ट्री में टच करने का प्रयास किया है, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आगे देखें, यहां से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से 3 क्वेश्चन आए, क्योंकि गांधी जी की 150वीं जयंती मनाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने कहीं ना कहीं ये देखा कि इस बार जो था ओवरऑल कहीं ना कहीं इसका वेटेज बहुत ज्यादा था, तो उसी को लेकर के आपने देखा कि कहीं ना कहीं 3 2 5 प्रश्न यहां से हो गए ना, 5। और बैक जाता हूं थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चे, तो थोड़ा सा अगर बैक जाएंगे तो 5 6 7 8 9 प्रश्न जो थे मेरे प्यारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से आए। अब आप समझ सकते हैं व्हाट इज द वेटेज ऑफ हिस्ट्री इन द डिफेंस एग्जाम। क्लियर? तो प्यारे बच्चों मैं आगे मूव आउट करता हूं और देखता हूं कि क्या हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन में बुक थे और किस प्रकार के यूपीएससी सीडीएस में प्रश्न पूछे गए, उनको ट्रैक करने का आसान सा बेस्ट वे देखता हूं मैं। अब देखिएगा, अरे यार बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो इस प्रश्न को टैकल करिए आप। देखिएगा, सॉरी देखिएगा, यहां पे अगर मैं कहता हूं डेथ ऑफ मीर जाफर नहीं भी पता है, उसके बावजूद क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अगर मैं बात करूं तो देखो एक अमूमन अगर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की मैं बात करूं तो 1765 2 ट्रीटी हुई थी, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को 1765। लिख लीजिए, कोई इशू नहीं, अगस्त चाहे तो लिख लें आप, अगस्त मंथ। आइए देख लेते हैं, एक एक चीज को देखेंगे। ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई? 22 जून 1756 को। बक्सर का युद्ध 1764 में मेरे प्यारे बच्चे। अब डेथ ऑफ मीर जाफर नहीं पता है तो स्किप कर दे भाई। 5वां 1760। यार अगर हम कहते हैं तुम्हें 3 पता है तो कैसे कर नहीं लोगे? आपको बताऊं 3 अगर पता है तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा है क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, सबसे पहले आपको बता दूं क्लाइव रिटर्न टू द इंग्लैंड आफ्टर द एंड ऑफ हिज टेन्योर एज ए गवर्नर ऑफ कलकत्ता। ठीक, अब देख ले यार भाई 3 के बाद 5। अगर तू देखेगा भाई तो सबसे पहले की बात कर रहा है ये, सबसे पहले की बात कर रहा ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756 ना, 1756 मतलब सबसे पहले तो ये हुई। हाँ, और फिर इसके बाद 57 की कोई घटना, यानी कि 3
3 के बाद अगर बात करेगा तू तो 1700, देखो ब्लैक होल ट्रेजेडी थर्ड, फिर इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की अगर बात करेंगे 1765, तो 56 के बाद 60, तो यानी कि 3 और 5, यार 3 और 5 यहीं पे मिल रहे हैं मेरे मित्र। चलो 2 का देख लेते हैं, बैटल ऑफ बक्सर 1764, यानी कि 3 ट्रेजेडी 1756 और 5 यानी कि 1760, बिल्कुल सही है। 2 की बात करें तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 बिल्कुल सही है, 60 के बाद 64। फिर 1 की बात करता हूं तो यानी कि 1 मतलब 1700, 1 के बाद 4 की बात कर रहा है तो 1764 ना, और इसकी बात करेंगे आप तो 4 का मतलब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1700, बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल एकदम सही है। अगर आप बात करेंगे 364 के दौरान डेथ ऑफ मीर जाफर हुई, बिल्कुल सी वाला सही है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब देखिएगा इसी प्रश्न को किस तरीके से तोड़ मोड़ के पूछा गया है और आप समझिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बैटल ऑफ बक्सर प्रोवाइडेड द की टू द इंग्लिश टू द एस्टेब्लिश देयर रूल इन इंडिया, बिल्कुल सही है। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कंक्लूडेड इन 1765, देखो यार आ गया ना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। अब इसने नहीं पूछा कि पहली या दूसरी, ब्रिटिश द एस्टेब्लिश देयर रूल इन बंगाल, बिल्कुल सही। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज ट्रू, बोथ। यार बताओ इसमें क्या समझने वाली बात थी। प्लासी का युद्ध सन 1757 में हुआ, बक्सर का सन 1764 में हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद ही क्या हुआ, जो ट्रीटी हुई इलाहाबाद की, 2 ट्रीटी हुई, एक हुई 12 अगस्त को, एक हुई 16 अगस्त को। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज यह है कि आपको डेट्स को रटना, रिकॉल नहीं करना है। आप किसी भी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपकी पूरी मदद कर रहा है। 3-5 पहले ही पकड़ लिया आपने कि 3 ब्लैक होल ट्रेजेडी 21-22 जून की रात में 1756 में हुआ था, क्योंकि 57 बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। यही कहीं ना कहीं उस समय का तत्कालिक कारण था। घटनाओं को रिकॉल करने का बेस्ट वे हो सकता है कि आप उस घटना को एक थोड़ा समरी फॉर्म में समझे, फिर इसके बाद आप शायद बेस्ट अप्रोच कर सकते हैं। आपके सामने है, ये हमारी बुक का क्वेश्चन है और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चल अब मूव करते हैं आगे की ओर मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब जो है मैं स्टडी प्लान की बात करूंगा अपने पॉलिटी की। तो पॉलिटी का अच्छा खासा वेटेज है आपके एग्जाम में। और अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पॉलिटी की ऑब्जेक्टिव एंड टेक्स्ट बुक दोनों बुक्स हैं, आप देख सकते हैं उस बुक्स में। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे और न्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे उसी प्रकार के पैटर्न पे बेस्ड। तो यू कैन एंड कॉन्टेक्ट फॉर द टोल फ्री नंबर्स, आपको मैंने लास्ट में नंबर भी दूंगा है। अगर कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट है बेटा जीएस में कहीं से भी, मैंने कहा ना शुरू में मैं आइडियल नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास पूरा आप सबके लिए करूंगा। मेरा ये मानना है कि आप सब जितने भी लोग जुड़े उसमें अगर कुछ लोगों का मेरी वजह से या मेरे इंस्टीट्यूट की वजह से कुछ भी अगर बेस्ट हो जाता है तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं पॉलिटी के स्टडी प्लान की मैं बात करूंगा। तो पहले देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए पॉलिटी में मैं बात करूंगा तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली पूछे गए हैं और कुछ टॉपिक्स में कभी कभी गैप हो जाता है। तो देखते हैं, जैसे सोर्सेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल, 3 प्रश्न हैं इस साल 2020 में आए और 2020 से पहले 2017 में प्रश्न आते थे एक एक करके। प्रियम्बल एंड इट्स एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी न किसी तरीके से इसको जो है आयोग अपने दिमाग में सेट किया रहता है कि भाई यहां से हमें कुछ न कुछ लेना ही है। तो चाहे प्रश्न बना ले, चाहे कहीं ना कहीं इसको किसी अनदर क्वेश्चन के साथ फ्रेमिंग कर दे। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसेंट ईयर्स में बात करूंगा तो कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आए हैं। सिटीजनशिप नागरिकता काफी बवाल था, हम लोगों को भी लगा प्रश्न आएगा तो लेकिन गैप हो गया यार, इसके पहले आया हुआ है प्रश्न। फंडामेंटल राइट्स कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आ रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सीडीएस एग्जाम। देखिए कंटिन्यूअसली बैक टू बैक फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल आने भी चाहिए। कहीं की मौलिक अधिकारों को लेकर के, आनंद को लेकर के काफी केसेस होते रहते हैं, तो इसका आना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज कंटिन्यूअसली 2018
से आया ही नहीं है, 2017 के सेकेंड सेशन में आया था। फंडामेंटल ड्यूटीज ये ऑटोमेटिक कंसीडर हो जाती हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ और डीपीएसपी के साथ, तो कहीं कहीं क्वेश्चन इसका मिलता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से एक न प्रश्न आता ही है। तो यहां से दो चीजें निकल करके आई कि फंडामेंटल राइट्स एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द सीडीएस एग्जाम। इसको नोट डाउन कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। गला फाड़ के चिल्लाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका अगर कल्याण होगा तो मेरा जरूर कल्याण होगा। गौ माता अगर दूध दे रही हैं तो कहीं ना कहीं वो कल्याणकारी योजनाओं में लगी हुई है, ठीक है। तो टीचर अगर आपको कहीं टीचर गुड टीचर्स समथिंग कुछ भी वो पढ़ा रहा है तो बेटा वो आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है। चल आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए फर्दर अगर मैं बात करता हूं तो फर्दर जो चीजें निकल करके आ रही हैं, पार्लियामेंट्री टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले फेज में ये कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कभी भी स्किप नहीं हुआ है, और पहले तो भर भर के क्वेश्चन आता था यार, डलिया भर भर के प्रश्न आए हैं। आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली, यानी कि दो टॉपिक ऐसे हैं कि डलिया भर भर के प्रश्न आया है। पहला टॉपिक था फंडामेंटल राइट्स और दूसरा था पार्लियामेंट्री टर्म्स एंड द यूनियन लेजिस्लेचर। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इससे भी प्रश्न आता है, अच्छा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आए दिन जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में टकराव होता रहता है विभागों को लेकर के, किसी न किसी तरीके से प्रशासनिक तरीके को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के टकराव राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों में आए दिन आप सुनते हैं टकराव होता रहता है, और कहीं ना कहीं सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी गतिरोध का एक कारण है। रिलेशन बिटवीन द यूनियन स्टेट्स, इससे प्रश्न आते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन से आयोग बने। जुडिशरी सिस्टम से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उनके कहीं ना कहीं पावर जुडिशरी सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। टेन्योर से आता है, कुछ भी आ सकता है, दे आर द फ्री, और कंटिन्यूअसली भर भर के डलिया भर भर के प्रश्न आया है। पंचायत राज म्यूनिसिपैलिटीज काफी इंपॉर्टेंट है, गैप हो जाता है कभी, इस साल तो 3 प्रश्न आपको देखने पड़ेगा और काफी इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में। स्पेशल प्रोविजन शेड्यूल्स की बात करूंगा तो अच्छे प्रश्न आए। अब मैं क्या करता हूं, प्रश्नों को टैकल करता हूं, किस तरीके से प्रश्न आया है तो कैसा आया है, और कैसे हम लोगों ने फ्रेमिंग करी थी प्रैक्टिस बुक में कि वही प्रश्न को कंसीडर किया गया है आयोग के द्वारा। आइए देखते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं प्रश्नों की तो आइए देखते हैं। बिल्कुल एकदम एनर्जी लेवल एकदम हाई होना चाहिए, और ये बात याद रखिएगा, अगर आगे बढ़ना है तो मेजर कलसी के साथ रहना है। इस याद को, टैग लाइन को याद कर लीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन हैज बीन इंक्लूडेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल्स ऑफ यूएसए। बहुत आसान सा है यार। फेडरल रूलिंग सिस्टम प्रॉपर तो लिए नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी एसएसआर से लिए, इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट। अब इसी प्रश्न को हम देखते हैं मेरे बच्चे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वाज द बोरोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब ये टॉपिक टीचर्स करता है हमारे मेजर कलसी परिवार का, तो पहला टॉपिक यही बताता है कि भाई ऐसा किया जाए कि क्या बोरोड फीचर्स हैं। जैसे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बैग ऑफ बोरोइंग्स कहा जाता है, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामकरण की दिया है, ठीक है। कई लोगों ने कई चीजों का, जैसे भारत के संविधान, भारतीय जो संविधान है भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि भारत के मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर हो गई बातें। तो काफी सारे कॉमन नेम्स मिलते हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखें तो इस प्रश्न की फ्रेमिंग को जबरदस्त तरीके से बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वर बोरोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पार्लियामेंट सिस्टम। बेटा सी थर्ड वाला छोड़ दे, और इसी प्रश्न को आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में क्वेश्चन को रिकॉल किया गया। फर्दर मूव ऑन करते हैं, तो यानी कि हमारा जो राइट अप्रोच होगा वो कौन सा होगा, 1, 2 एंड 4, यानी कि डी विल बी एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है यार। मैंने कहा ना कि प्रैक्टिस अगर आपने कर लिया, ये प्रश्न यहां पे पकड़ लिया, और यही प्रश्न आयोग में आया है 2017 सीडीएस में। आप समझिए कि मैं जो कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं जो प्रश्नों को करने का तरीका, लैंग्वेज पकड़ ले भाई। जुडिशरी सिस्टम अब यूएसए ही होगा, आंख मूंद ले, और इसके बाद लॉ मेकिंग सिस्टम, सब कुछ चीजें ब्रिटेन के द्वारा ली गई, तो क्या दिक्कत आ रही है, कहीं नहीं कोई दिक्कत है। अगला प्रश्न देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बीएन राव। कोई दिक्कत नहीं, सारे लोग थे, बीएन राव नहीं थे। अब बताओ इससे अच्छा प्रश्न और इससे शानदार क्या होगा, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि कुछ सजेशन फर्दर नीडेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे सुलझे पहलुओं बताऊंगा सीडीएस को क्रैक करने का, जो आपकी लाइफ की दिशा और दशा दोनों तय कर देंगे। आइए
देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा, the sentence written in the Indian Constitution, "We are the people of India" means what the means? The real authority of Indian Republic is vested in the people. The Constitution has been formulated by the people of India. The framers of the Constitution represented the Indian people. Indian Constitution is based upon the Indian people's consent. If we talk about the real authority of India Republic, vested in the people. We are the people of India. वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र लोकतांत्रिक अखंड राज्य। आप समझिएगा बातों को, कहीं ना कहीं हम सब, अगर ये हमारा देश है, समाज है, तो बिना हम सबके ये पॉसिबल नहीं था। क्लियर हो गई बातें? तो यहां पे कहीं ना कहीं इस प्रश्न का उत्तर यह है, और इसी पे बेस्ड मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आया है। आइए देखते हैं क्या आया है। देखिए आसान सी भाषा में आप बिल्कुल बता पाएंगे, और मैं कह सकता हूं कि हिस्ट्री एंड पॉलिटी, अगर एक बार अभिषेक सर की क्लास में आप आकर के बैठे, आपके सारे डाउट्स को अगर दूर ना कर दूं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चों को इतने आशीर्वाद दूंगा कि कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब एक बद्दुआ में भी दुआ निकलेगी यार, ठीक है। लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, और मैं सारे बच्चों को दिल से, तहे दिल से, इस 9 वर्ष की पूर्व संध्या पे जब ये वीडियो शूट हो रहा, चाहता हूं कि सबका सिलेक्शन हो, और सबके साथ मेरी भर भर के डलिया, भर भर के फोटो आए। चल आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रीएम्बल है क्या बेटा? घर बनाते हो, नींव, वही है हमारे संविधान की नींव। क्या आदर्श होंगे, क्या आइडियल्स होंगे जिसपे संविधान खड़ा होगा, और इतनी मजबूत इमारत बनाई जाएगी कि पूरी दुनिया उसे डिगा नहीं पाएगी। पूरी दुनिया में तख्ता पलट की प्रोबेबिलिटी चांसेस है, इंडिया में बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन हमारा प्रीएम्बल। ठीक है, तो देखते हैं। The preamble by itself not the enforceable in the court of law, बिल्कुल भाई सही है। The preamble states the objective which the constitution seeks to the establish and promote, बिल्कुल सही है। The preamble indicates the source from which the constitution derives the authority, बिल्कुल सही है। अगर preamble नहीं होता, we are the people of India, sovereign secularism, democratic republic, तो भाई हमारे अंदर भाईचारा कैसे आता? भाईचारा की कहीं ना कहीं नींव है, 20 है। और कहीं ना कहीं एक बात ये कह सकते हैं कि हम किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करते, सबको यहाँ पे आजादी है अपने धर्म और रिलीजन को लेकर के अपनी बातों को रखने का। मैं तो कह सकता हूँ जितनी अभिव्यक्ति की आजादी भारत में है, उतना दुनिया के किसी भी देश में नहीं। हमारा देश महान है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो क्या कह रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर करेक्ट। यार बिल्कुल सारे करेक्ट हैं भैया, 1, 2 एंड 3। चल आगे चलते हैं, मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस, मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। यार ये बताओ तुम, फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है? 11 है। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना प्राइमरी कर्तव्य हो गया माता पिता का, और बच्चे का मौलिक अधिकार हो गया। अब आप समझिएगा, प्रमोट द विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री कहां है भाई फंडामेंटल ड्यूटी? और तो सारी है। बातों को पकड़िए, पकड़ लीजिए तुरंत, छोड़िए मत। ठीक है, तो यहां तक ये आपका आंसर हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सीडीएस 2017 में आया है मेरे प्यारे बच्चे। अब आगे मूव करते हैं। Which of the following statement about the Attorney General of India is not correct? बड़ा अच्छा प्रश्न है। यूपीएससी की लाइन को हम लोगों ने टच कर दिया है बिल्कुल ना। तो क्या है? नहीं है करेक्ट। ये बताओ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पर्यंत तक रह सकता है, लेकिन बेटा उसके लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सहमति भी जरूरत होती है कि भाई दोनों को एक दूसरे के साथ काम करना है। अगर वो इजाजत अगला नहीं करेगा तो कैसे मैं आपको प्रसाद पर्यंत का मतलब तो वो इच्छा पर निर्भर करता है भारत के राष्ट्रपति के, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। लेकिन यहां पे प्रश्न पकड़िएगा, ही इज होल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल नहीं भाई, और तो सारा सही है। ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड लॉ ऑफिसर कौन है? देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, Attorney General of India, Solicitor General of India and Additional Solicitor General of India. These are the 3 posts. 3 hierarchy system, 3 लोग होते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर तो ये हो गया। दूसरा कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तीसरा कौन होता है? तीसरा होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। राज्यों का सबसे बड़ा कौन सा होता है? वकील, जिसको कहते हैं सबसे बड़ा लॉयर, सबसे बड़ा वकील, वो कौन होता है भैया? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। क्लियर हो गई बातें? तो यहां पे तीसरे वाले को छोड़ करके 1, 2, तीसरे वाले को छोड़ 1, 2 and 4 ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जनरल रीजंस आर नॉट करेक्ट? थर्ड, ओनली थर्ड नहीं सही है भाई, नॉट करेक्ट। और तो सब सही है ना। इस प्रश्न को बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन में। चलिए आगे मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे अगला प्रश्न देखते हैं।
बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से आपकी फैकल्टी, जिसकी फैकल्टी एनर्जेटिक जोशीला है, वैसे आप भी रहो, बिना जोश के आप फौज में नहीं जा सकते। ठीक, जोश प्लस होश। Which among the following can't be introduced first in the राज्यसभा? यार इससे आसान प्रश्न क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, इससे आसान प्रश्न क्या होगा? आप देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और हमने प्रैक्टिस में भी इसको लिया है। यार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जा सकता है, सीएजी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यार जिसको बोलते हैं आप क्या, मनी बिल या बजट बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये बताइए बजट का भारतीय संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है, क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्णन है। क्लियर हो गई बातें मेरे प्यारे बच्चे। बजट तो हम बजट एक्चुअल में एक फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है बोजेट। अब बोजेट का मतलब होता है चमड़े का थैला, लेदर बैग, समथिंग केप्ट इन द ना। तो भाई आप समझिए एनुअल फाइनेंशियल सीट, सबसे पहले अगर कहा जाता है धन विधेयक अगर लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा इसे सिर्फ कुछ दिनों के लिए रख सकती है बेटा। इसमें अमेंडमेंट वो जो करते हैं हो सकता है उसे लोकसभा माने या ना माने, लेकिन हमेशा मनी बिल में अगर ये लोकसभा से पास है तो ये माना जाता है कि ऑलरेडी ये राज्यसभा से पास है। दे कैन सी फॉर ओनली 14 डेज, 14 दिनों के लिए रख सकते हैं, यानी कि 2 हफ्ते के लिए रख सकते हैं देखने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अपने स्पेशल फीचर्स के बारे में और मेजर कलसी के एडवांस फीचर के बारे में। व्हाट इज द एडवांस फीचर ऑफ मेजर कलसी? एडवांस फीचर, यू हैव टू द मेजर कलसी टेस्ट प्रेप ऐप, यू हैव टू द मेजर कलसी टेस्ट प्रेप ऐप। और आपको बता दें बहुत सारी चीजें 2021 के सेशन में आपको नई देखने को मिलेगी। आप समझिए ऑनलाइन में हमने शुरुआती कोविड से पहले कोई फोकस नहीं किया था, लेकिन वर्तमान में आप समझ सकते हैं कि कंटिन्यूअसली एकेडमिक के साथ साथ जितने भी नोटिफिकेशंस है पूरे, मैं पैन इंडिया की बात करूं, सबसे पहले किसी एग्जाम का अगर नोटिफिकेशन डिफेंस का आता है तो सौरभ सर लेकर के आते हैं सबसे पहले, और फास्टेस्ट और एक्यूरेसी के साथ, प्रॉपर एनालिसिस के साथ पूरी टीम वर्क काम करती है, फिर बेटा आपके पास रिजल्ट्स आते हैं फ्रूटफुल। एमकेसी टेस्ट प्रेप की अगर मैं बात करूं, प्रेप ऐप की बात करूं, तो आप समझिए आप अपना नाम ईमेल आईडी के साथ, आप सपोज करिए विक्की गुप्ता जी हैं, आपने सारा कुछ सब कुछ एक फॉर्मेट तरीके से आपने क्या किया, अपना किया, पे ऑनलाइन कर सकते हैं आप प्रोफाइल में, यू कैन चेक इट, एल्पडेक्स में इफ यू एनी डाउट्स यू कैन क्लियर इट, स्कोर्स यू कैन टेस्ट स्कोर ऑल द थिंग्स एंड कंपेयर टू द टॉप 10s एंड ऑल द टॉपर्स ऑफ द विच हैड गिवन द एग्जाम्स। टेस्ट में आप एनडीए सीडीएस जो भी टेस्ट आप देना चाहते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी का इंडिविजुअल करना है तो टॉपिक वाइज बेस्ट थिंग्स एंड कंटेंट हियर अवेलेबल, आप टॉपिक वाइज यहां पे टेस्ट दे सकते हैं और किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं मिलेगा मेरे बेटा। अगर गुप्ता अंपायर का देना है, गुप्ता अंपायर का पूरा 2 एडमिनिस्ट्रेशन का 2 फिर उनके रूलर्स के बारे में 2, मौर्यन अंपायर देना है, गुप्ता अंपायर देना है, दिल्ली सल्तनत देना है, किसी के भी बारे में कोई भी टॉपिक वाइज टेस्ट देना दे सकते हैं। नोटिफिकेशन, इफ एनी नोटिफिकेशन कम्स फ्रॉम टू द मेजर कलसी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, यू विल गेट फ्रॉम हियर। ऑफलाइन जो बच्चे मेरे प्यारे बच्चे बहुत दूर हैं, फारदरेस्ट हैं, फार अवे हैं, उनके लिए बेस्ट ऐप है। किसी प्रकार के किसी भी डाउट के लिए यू कैन कांटेक्ट, और क्या बेहतरीन चीजें हैं, क्या मिल सकती हैं मेजर कलसी क्लासेस में, वो आपको 1 लाइन में हियर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द prescribed pattern, detailed solution for each questions, chapter wise practice test, full length mock test, instance result analysis report, and question available in English and Hindi, both the languages. Which language you are preferred, can choose one. हिंदी या इंग्लिश, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत भाई यूपी बिहार के हैं जो जिनको प्रॉब्लम्स होती है इंग्लिश में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। क्लासेस भी बाइलिंगुअल होती हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोडों की मैं बात कर रहा हूं। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी, इंग्लिश की जो माध्यम के हैं उनके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों, जिस वे में आप कहेंगे उसमें। भाई भारत में 2 ही भाषा चलती है तो हम उसी में पढ़ाएंगे, और कोई पर्शियन अरबियन लैंग्वेज आती है तो उसमें भी पूरा टीच करने का प्रयास किया जाएगा। अदर फॉर्मेट की अगर मैं बात करता हूं तो आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेश्चनर्स है, तो बेटा इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द नंबर्स यू कैन कांटेक्ट इजिली। मैं जीएस फैकल्टी अभिषेक द्विवेदी एक बार फिर से आपसे वादा करता हूं, किसी प्रकार के कोई भी डाउट्स के इन नंबरों को आप नोट कर लें। मेरे से बात भी करना है तो आप कर सकते हैं इन नंबरों पे। किसी प्रकार के इंस्टेंट जीएस सॉल्यूशन के लिए यू कैन कांटेक्ट फ्रीली। 24/7 मेरे बेटे आप मेरे बच्चों। अब आगे मूव ऑन करता हूं तो मैं आगे चलूंगा, और आगे एक लास्ट जो आपके लिए है वो क्या है, डू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन व्हाट्सएप मी और टेस्ट मी, आई कैन रिजॉल्व ऑल द इशू इंटेंसिवली। 24/7 की मैं बात कर रहा हूं। इतना फास्टेस्ट, हार्ड एंड फास्ट टेक्नोलॉजी कहीं भी पूरे भी अगर मैं बात करूं तो नॉर्दर्न इंडिया एज वेल एज साउदर्न इंडिया कहीं नहीं मिलने वाली है आपको। और यू कैन कॉन्टेक्ट फ्रॉम द 9696230033। ओके, तो होपफुली मैं
ऐसा समझ सकता हूं या सोच सकता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी रही हो मेरे प्यारे बच्चे, यू कैन आस्क इजली। मैं पूरा प्रयास आपके लिए मैं जान लगा दूंगा टिल द फर्दर सिलेक्शन। और मैंने एक बात कही है, आज उस बात को टैगलाइन बना लेना है अगर सिलेक्शन, तो आना होगा आपको प्रयागराज, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में। आगे बढ़ना है तो एमकेसी के साथ रहना है। थैंक यू सो मच। और मैं आपका जीएस मेंटर अभिषेक द्विवेदी अगेन 9 वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ जय हिंद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams।